ये डिस्टर्बेंस हैंडलिंग एक 220 kV लाइन की रिले की है। जब एक 132 kV की लाइन पे एक बी फेज की सीटी डैमेज हुई थी, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 132 kV की लाइन की डिस्टेंस रिले ने बी फेज पे फॉल्ट को क्लियर भी किया था 60 मिलीसेकेंड में, जोन 1 में ऑपरेट हुआ था। लेकिन आफ्टर 600 मिलीसेकेंड, आफ्टर ऑलमोस्ट 800 मिलीसेकेंड, ये बी फेज की फॉल्ट क्रिएट हुई और फिर वाई फेज में भी गया और फिर ये वाई फेज से फिर आर फेज में भी गया। सो ये उसके बाद 3 फेज फॉल्ट में कन्वर्ट हुआ। सो पहले LG, फिर डबल लाइन फॉल्ट और फिर ये 3 फेज फॉल्ट में कन्वर्ट हुआ ये फॉल्ट। सो इस तरह से ये बस फॉल्ट में कन्वर्ट हुआ। इस वीडियो में हम किसी सबस्टेशन पे फॉल्ट करंट को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे। मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 220 kV बाई 132 kV का एक सबस्टेशन लिया है, ओके, जहाँ पे ये 2 लाइन कनेक्टेड है 220 kV बस से। 3 ट्रांसफार्मर है, 160 MVA, 160 MVA और 100 MVA के 220 बाई 132 kV के, ओके, स्टार ऑटो ट्रांसफार्मर है। और फिर यहाँ पे 132 kV के बस से 3 ट्रांसफार्मर कनेक्टेड है, 63 MVA के 2 ट्रांसफार्मर और एक 40 MVA का ट्रांसफार्मर, ओके। सो फॉल्ट करंट कैलकुलेट करने से पहले हमें यहाँ पर थोड़ा सा इस जो सबस्टेशन है उसकी पोजीशनिंग और वो कैसे ग्रिड से कनेक्टेड है वो देखना ज़रूरी है, ओके। सो यहाँ पर मैंने यहाँ पे ग्रिड 1 और ग्रिड 2 दो अलग अलग ग्रिड लिया है। अब ये मैंने क्यों लिया है मैं आपको बताता हूँ। आपने बहुत बार देखा होगा कि जैसे कि कभी 220 kV के बस पे कोई फॉल्ट आया या 132 kV के बस पे कोई फॉल्ट आया, तो जो ये छोटी लाइन है 57 किलोमीटर की और ये एक लंबी लाइन मैंने लिया है 73 किलोमीटर की, अगर ये दोनों का ग्रिड 1 और ग्रिड 2 का वोल्टेज लेवल सेम रहता, ओके, यहाँ पे मैंने ग्रिड लिया है, इसको आप सोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये सोर्स जो है और या ग्रिड, इसका वोल्टेज लेवल अगर सेम होता तो ये 220 kV के बस पे अगर कोई फॉल्ट आती या 132 kV के बस पे, तो ये जो छोटी वाली जो लाइन है उससे फॉल्ट करंट ज़्यादा फीड होता। लेकिन बहुत बार आपने जब DR निकाला होगा तब देखा होगा कि बहुत सारे सबस्टेशन पे जो छोटी लाइन है उससे फॉल्ट करंट कम आ रही है एज कम्पेयर टू बड़ी वाली लाइन के। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये जो ग्रिड 1 जो हमारा जो सोर्स है उसके जो पैरामीटर्स है वो अलग होते हैं, अलग अलग होते हैं। जो लाइन जिस सबस्टेशन से, जैसे ये अगर कोई मेरी 57 किलोमीटर की लाइन है, ये किसी और एक दूसरे सबस्टेशन से आ रही है, ये हो सकता है हमारे 400 बाई 220 kV सबस्टेशन से आ रही हो, और ये जो हमारी जो लाइन हुई ये 220 kV की जो बड़ी वाली लाइन है ये हो सकता है हमारी 765 बाई 400 बाई 220 kV सबस्टेशन से आ रही हो। सो डेफिनेटली इसका सोर्स का जो पैरामीटर्स होगा और इस जो ग्रिड का जो पैरामीटर्स होगा वो डिफरेंट होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए 2 अलग अलग लाइन ली है। अगर आपके सबस्टेशन पे 3 से 4 लाइन है तो आपको जो है फॉल्ट, जो प्रीवियस फॉल्ट्स आए हैं उसको देखकर चेक करके आपको समझना होगा कि हमें किस लाइन को हमें ग्रिड, अगर उसका वोल्टेज लेवल सेम है तो हमें उसको साथ में रखना है, और अगर उसका आपको जैसे कि अभी एग्जांपल के लिए मैंने बताया कि अगर छोटी लाइन है और करंट कम आ रही है तो उसको आपको अलग ग्रिड में रखना होगा, उसकी सोर्स पैरामीटर्स अलग होंगे, ओके। उस जो ग्रिड होगी उसकी सोर्स के पैरामीटर्स अलग होंगे। तो यहाँ पर अब ये ग्रिड है, सो हमें पता है फ्रेंड्स यहाँ पर कि हमें पता है कि हमारे ग्रिड में बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइंस आपस में पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं। ये ट्रांसमिशन लाइंस का इंटरकनेक्शन होता है और ट्रांसफार्मर्स होते हैं और जनरेटर्स होते हैं, ओके। सो ये सारे जो हैं हमारे लीनियर कंपोनेंट्स हैं, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर से बने हुए होते हैं, ओके। सो हम इस ग्रिड को हम एक वोल्टेज सोर्स और एक इम्पीडेंस से डिनोट कर सकते हैं, ओके। एक वोल्टेज सोर्स और एक इम्पीडेंस से डिनोट कर सकते हैं। सो हम हमारे ग्रिड को एक वोल्टेज सोर्स, तो यहाँ पे मैं इसे V वोल्टेज सोर्स ले रहा हूँ, VG, और यहाँ पे जो हमारा जो इसका जो इम्पीडेंस है उसे मैं ZG ले रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे 2 चीज़ें समझनी है, एक स्ट्रॉन्ग सोर्स और एक वीक सोर्स का कॉन्सेप्ट, ओके। अब यहाँ पर ये जैसे कि ये जो हमारा इम्पीडेंस है इस पर बहुत चीज़ डिपेंड करता है। जैसे अब इसको VG को मैं 1 पर यूनिट मान लेता हूँ, ठीक है, 1 पर यूनिट मान लेता हूँ, लेकिन जब फॉल्ट आएगा तो कुछ ये जो वोल्टेज है यहाँ पे ये ड्रॉप होगा और इस एंड पर यानी कि मेरा जो ये ग्रिड का जो एंड है जहाँ से ये मेरी लाइन शुरू हो रही है, यहाँ से ये मेरी लाइन शुरू होगी, ओके। यहाँ का वोल्टेज वेरी करेगा फॉल्ट के वक्त यहाँ पे, क्योंकि इम्पीडेंस में ड्रॉप होगा।
ठीक है। उसी तरह इस ग्रिड में भी, इस ग्रिड को भी हम एक वोल्टेज सोर्स और एक इम्पीडेंस सोर्स, जो इसका सोर्स इम्पीडेंस है इस ग्रिड का, उससे हम डिनोट कर सकते हैं। यहाँ पे ये मैंने 1 ले लिया VG1 और ये ZG2 और ये VG2, ठीक है। इसको भी मैंने 1 पर यूनिट ले लिया, ये 1 पर यूनिट हमने मान लिया है, ठीक है, रेफरेंस के लिए। अब यहाँ पे हमें हमारा जो ये इस पॉइंट का है, ये पॉइंट A और ये पॉइंट B। अब यहाँ का वोल्टेज जो है वे वेरी करेगा फॉल्ट के वक्त, जो ये इम्पीडेंस में ड्रॉप होगा यहाँ पे, ठीक है। इस ग्रिड का ग्रिड इम्पीडेंस लिया है मैंने, इसको आप सोर्स भी बोल सकते हैं, ग्रिड और सोर्स में मैंने यहाँ पे ग्रिड लिखा है, बट आप इसको सोर्स भी मान सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पर अब अगर ये वीक सोर्स है या हमारी जो सिस्टम है अगर ये वीक है, ये ग्रिड हमारा वीक सिस्टम है, ठीक है, तो यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप करेगा, ठीक है। यानी कि Z01 जो है यहाँ पर यहाँ पे फॉल्ट करंट जो फीड होगा तो यहाँ पे ये वोल्टेज को ड्रॉप कराएगा, ठीक है। और यहाँ पे ये मैंने एक स्ट्रॉन्ग ग्रिड लिया हुआ है, तो यहाँ पर जो है बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइंस पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, सिंक्रोनस जनरेटर्स, बड़े बड़े सिंक्रोनस जनरेटिंग स्टेशंस कनेक्टेड होंगे। तो यहाँ पर ये जो हमारा इम्पीडेंस है ग्रिड का ये क्लोज टू 0 होगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं 0 मान सकता हूँ। सो ये जो हमारा 1 पर यूनिट वोल्टेज है जो मैंने यहाँ रेफरेंस माना, ये B पॉइंट पे भी 1 पर यूनिट वोल्टेज आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे ट्रांसमिशन लाइंस पैरेलल में कनेक्टेड हैं। तो जो हम इसका जो आप इम्पीडेंस निकालेंगे, पैरेलल कनेक्शन में इम्पीडेंस घटते जाता है, सो ये क्लोज टू 0 ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पर इसे हम 0 नहीं मान सकते, जो वीक सोर्स है या वीक हमारा ग्रिड है, सो उसमें इम्पीडेंस जो है हम इसको 0 नहीं मान सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे मैंने अब ये इम्पीडेंस कैसे कैलकुलेट होता है ये मैं किसी और वीडियो में अच्छे से डिस्कस करूँगा। ये आप अदर एंड अगर कोई फॉल्ट इस लाइन पे आ रही है, सो उस केस में आप जो है अदर एंड के वोल्टेज और करंट से निकाल सकते हैं। अगर 3 फेज फॉल्ट और डबल फेज फॉल्ट है, तब उस केस में आप उस फॉल्ट का हेल्प लेकर आप जो है सोर्स इम्पीडेंस निकाल सकते हैं अपने इस जो ग्रिड है उसका, ओके। वो मैं किसी और वीडियो में डिस्कस करूँगा। यहाँ पर A पॉइंट का वोल्टेज मैं ये अप्रॉक्सीमेटली 0.8 पर यूनिट से 1 पर यूनिट के बीच में वेरी कर सकता है यहाँ पर वोल्टेज, ओके। अगर सिस्टम बहुत वीक है तो 0.8 पर यूनिट हो सकता है, ठीक है। इससे कम जैसे ये चीज़ें जो हैं एक्सपीरियंस बेस्ड चीज़ें हैं। आप जैसे जैसे फॉल्ट्स को देखेंगे आपको खुद ही अंदाज़ा लग जाएगा कि आपका जो वोल्टेज है कितना बन सकता है यहाँ पे इस पॉइंट A पे, ठीक है। सो 0.8 पर यूनिट सबसे मिनिमम वोल्टेज है। इससे नीचे अभी तो बहुत सारा हमारा ग्रिड जो है काफ़ी इंटरकनेक्टेड है। सो जो आइसोलेटेड सबस्टेशंस हैं, जो जैसे कि कोई सबस्टेशन बहुत ही दूर दराज के लोकेशंस में है, वहीं पे ये केस बन सकता है। सो यहाँ पे मैंने उसी को कंसीडर किया है। सो यहाँ पे ये 0.8 पर यूनिट मैंने A पॉइंट का वोल्टेज मैं आगे जब कैलकुलेशन करूँगा तो मैं मान के चलूँगा कि 0.8, क्योंकि हमें सो फॉर एनालिसिस पर्पस मैंने इस ग्रिड को एक वोल्टेज सोर्स और इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर दिया है। अब चूंकि हमें अपने सबस्टेशन के बारे में तो पता रहता ही है, हमारे सबस्टेशन पे कौन कौन सी लाइनें आ रही है, और हमारे जो ट्रांसफार्मर है उसके बारे में पता है, उसके पैरामीटर्स के बारे में पता है। लेकिन अदर एंड के सबस्टेशन पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको अदर एंड के सबस्टेशंस के कुछ लाइंस के बारे में पता होगा, ट्रांसफार्मर के बारे में पता होगा, लेकिन वो सबस्टेशन भी किसी और फिर दूसरे सबस्टेशन से कनेक्टेड होगा। ऐसे करते करते फिर जनरेटिंग स्टेशन से कनेक्टेड होगा। और जो हमारा एक्चुअल में फॉल्ट जो फीड होगा वो जनरेटिंग स्टेशन में से ही फीड होगा। सो वहाँ से लेकर हमारे सबस्टेशन तक का नेटवर्क बनाना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो इसीलिए उसमें लीनियर कंपोनेंट्स हैं। सो इसीलिए हम उसको एक ऐसे वोल्टेज सोर्स और इम्पीडेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इस तरह से हमारे एनालिसिस जो हमारा जो फॉल्ट करंट का कैलकुलेशन होगा वो काफ़ी एक्यूरेट हो सकता है। सो यहाँ पे मैंने 0.8 पर यूनिट यहाँ पे A को मान के ही फर्दर आगे मैं कैलकुलेशन करूँगा। और 0.8 पर यूनिट वीक सिस्टम, ग्रिड 1 को मैंने वीक सिस्टम माना है और ग्रिड 2 को स्ट्रॉन्ग सिस्टम माना है। वैसे भी हमें मिनिमम फॉल्ट करंट जो हमारे सबस्टेशन पे मिनिमम से मिनिमम फॉल्ट करंट हो सकता है उसको हमें पता करना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आगे फर्दर कैलकुलेशन करूँगा। अब ये आपको ग्रिड 1 और मींस ग्रिड का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये 220 kV का बस है, ये 132 kV का बस है। और एक और चीज़ यहाँ पे मैं ये 132 kV के बस पे मैंने ये एक और जनरेटर दिखाया है, क्योंकि
बहुत सारे सबस्टेशन पे को जनरेशन होते हैं, तो यहाँ पर जो है एक मैंने जनरेटिंग सोर्स और उसका इम्पीडेंस लिया हुआ है, ठीक है। बट इसमें एक मैंने स्विच लगाया क्योंकि ये जो कोजन है ये कभी चलते हैं, कुछ महीने चलते हैं, कुछ महीने नहीं चलते हैं, ओके। सो अगर जिस महीने आप जिस मंथ में वो चलेंगे तो आपको इसको भी कंसिडरेशन में करना होगा। सो फॉल्ट करंट का जो लेवल है वो बदल जाएगा उस केस में, ठीक है। सो अभी इसमें मैं इसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, बस मैंने ये शो कर दिया है जनरेटर, ठीक है। तो चलिए अब हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। करने से पहले हमें ये ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पीडेंस है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए। सो ये जेब्रा कंडक्टर है, 220 kV की लाइन पे जेब्रा कंडक्टर होता है, तो ये 0.41 किलो ओम्स पर किलोमीटर है जेब्रा का जो इम्पीडेंस है, और इसकी एंगल ऑलमोस्ट 79 डिग्री के करीब होती है, ठीक है। और यहाँ भी वही है 0.41 ओम पर किलोमीटर और एंगल 79 डिग्री, ठीक है। सो इसको ये हमारा किलोमीटर है 57 किलोमीटर और ये हमारी 73 किलोमीटर की लाइन है। तो इससे हम रेजिस्टेंस निकाल लेंगे, इससे हम अपना इम्पीडेंस निकाल लेंगे, और एंगल जो है 79 डिग्री, ये डिग्री का एंगल है लाइन का, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा ट्रांसफार्मर है 160 MVA का, तो यहाँ पे परसेंटेज इम्पीडेंस 9.68% है, ये दोनों ट्रांसफार्मर के सेम है 9.68, और इसका परसेंटेज इम्पीडेंस 100 MVA का 10.35 है, ठीक है। और इसका फ्रेंड्स जो परसेंटेज इम्पीडेंस है वही परसेंटेज एक्स के बहुत क्लोज होता है, क्योंकि इसकी ट्रांसफार्मर की जो x/r रेशियो है वो ऑलमोस्ट इक्वल टू 80, जो आपकी जो x/r रेशियो है वो काफ़ी जो tan इनवर्स x/r आप जब निकालेंगे तो वो क्लोज टू 89 डिग्री के करीब आपको मिलेगा, ठीक है। जब tan इनवर्स x/r निकालेंगे, x/r रेशियो ट्रांसफार्मर का काफ़ी हाई रहता है, जिसमें रेजिस्टेंस पार्ट बहुत कम रहता है। सो ये ऑलमोस्ट ये जो 9.68 परसेंटेज है वो परसेंटेज x के ही बराबर है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे 132 kV/33 kV के ट्रांसफार्मर में भी यहाँ पे परसेंटेज इम्पीडेंस हमारा 13% है, और 40 MVA का 13.5% इम्पीडेंस मैंने लिया है, ठीक है। इसका भी x/r रेशियो बहुत हाई रहता है, क्लोज टू 89 डिग्री, तो ये परसेंटेज जो है वो परसेंटेज x के बराबर होगा। सो हम इमेजिनरी पार्ट को ही लेके चलेंगे। सो अब हम बारी बारी से सभी का इम्पीडेंस कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद पर यूनिट में कन्वर्ट करके हम इसमें फॉल्ट करंट का कैलकुलेशन करेंगे। अब ये हमारा 220 kV का बस है, ये हमारा 132 kV का बस है, और ये हमारा 33 kV का बस है। अब ये मैंने सिस्टम में वो जनरेटर जो था उसको हटा दिया, ठीक है। और ट्रांसमिशन लाइंस 132 kV के जो थे और 33 kV के जो थे उसको भी मैंने हटा दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर ये हमारा 57 किलोमीटर की जो लाइन थी, ठीक है, इसको हम अब इम्पीडेंस से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओम पर किलोमीटर। सो ये हमारा आ जाएगा लगभग ऑलमोस्ट, ये हमारा आ जाएगा 23.37 ओम्स, ठीक है। और यहाँ पे ये 73 किलोमीटर की लाइन है, सो इसको हम 0.41 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा और लगभग 30 ओम्स के करीब, एंगल 79 डिग्री, ठीक है। एंगल भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ये लिखना। तो अब इस सिस्टम में मुझे MVA बेस और KB बेस सेलेक्ट करना है, ठीक है। सो MVA बेस सबसे हाईएस्ट बेस को जनरली कंसीडर करते हैं, तो 160 MVA को मैं अपना MVA बेस सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। सो हमारा MVA बेस यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, MVA बेस जो है वो हमारा 160 MVA हो जाएगा, ठीक है। और जो KB बेस है वो हर ट्रांसफार्मर के लेवल के साथ चेंज हो जाएगा। तो हम यहाँ पर जो हमारा KB बेस होगा जो 220 kV के साइड KB बेस हो जाएगा, ये हमारा 220 kV के साइड 220 kV ही हो जाएगा, और 132 kV के साइड KB बेस हमारा 132 kV हो जाएगा, और 33 kV के साइड KB बेस हमारा 33 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर जब मैंने 160 MVA मान लिया है और ये सारा कैलकुलेशन में, सो यहाँ पे मैंने 160 MVA को MVA बेस माना है। सो ये जो पर यूनिट वैल्यू हो जाएगी जेट की पर यूनिट वैल्यू 0.096, यहाँ पे मैं पर यूनिट यहाँ पे ये हो जाएगा, इसका पर यूनिट हो जाएगा 0.096 इस ट्रांसफार्मर का, और इस ट्रांसफार्मर का हमें पता है इसका जो हमारा इम्पीडेंस हो जाएगा ये 0.1035 इंटू, अब न्यू बेस जो है हमारा 160 है तो ये हम न्यू बेस लेंगे 160 डिवाइड बाई ओल्ड बेस 100, ठीक है। इसका फार्मूला होता है ट्रांसफार्मर का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ जेड पर यूनिट ओल्ड, जेड पर यूनिट न्यू
जेड पर यूनिट न्यू हो जाएगा हमारा जेड पर यूनिट ओल्ड इंटू के वी बेस ओल्ड का स्क्वायर डिवाइड बाई के वी बेस न्यू स्क्वायर इंटू एम बी ए बेस न्यू डिवाइडेड बाई एम बी ए बेस ओल्ड। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है पर यूनिट न्यू पर यूनिट निकालने का, ओल्ड पर यूनिट इंटू के बी बेस ओल्ड स्क्वायर के बी बेस न्यू स्क्वायर इंटू एम बी ए बेस न्यू अपॉन एम बी ए बेस ओल्ड। ठीक है, अब यहाँ पे के ओल्ड जो है वही हमारा 220 के बी है और न्यू के बी बेस भी हमारा 220 है, सो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। न्यू एम बी ए बेस जो है हमारा 160 है और एम बी ए बेस ओल्ड जो था हमारा यहाँ पे 100 MVA था। ठीक है, इस 100 MVA के लिए यहाँ तो चेंज नहीं होगा, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। तो 0.1035 इंटू 160/100 ये वैल्यू आपको लगभग 0.16 पर यूनिट के करीब आ जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारा 63 MVA का ट्रांसफार्मर है, सो अब ये भी 63 MVA का ट्रांसफार्मर है और ये हमारा 13 इसका जो इम्पिडेंस था 13% था पर यूनिट इम्पिडेंस, इसका भी हमारा 13% था। ठीक है, सो 63 अब यही फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा, सो ये हो जाएगा 0.13% है तो 13 इंटू MVA जो है न्यू हमारा 160 है, ओल्ड जो है 63 है। ठीक है, सो अब ये मैं डायरेक्ट इसको लिखता हूँ, ये हमारा लगभग 0.33 के करीब आ जाएगा। ठीक, सो यहाँ मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू 0.33 पर यूनिट के करीब आ जाएगा। ठीक है, और ये हमारा 40 MVA ट्रांसफार्मर है, इसका जेड हमारा 13.5% था, सो इसका जो है 0.135 इंटू 160 डिवाइड बाई 40। ठीक है, सो ये वैल्यू आपको लगभग 0.34 के करीब आ रही है। ठीक है, पर यूनिट ये 0.34 पर यूनिट के करीब हमारी आ जाएगी। ठीक है, सो ट्रांसफार्मर का कैलकुलेशन हो गया पर यूनिट में 0.33 पर यूनिट, 0.33 पर यूनिट, 0.34 पर यूनिट, ये सारे वैल्यूज़ पर यूनिट में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, ये कैलकुलेशन काफ़ी सिंपल है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमारा इम्पिडेंस ये जो है ओम्स में है, सो हमें इसे पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। सो इसका फार्मूला हम सबको पता है, जेड इक्वल्स टू जेड पर यूनिट में हमारा जो आ जाएगा वो जेड बेस, जो बेस वैल्यू है 23 इंटू ये हमारा MVA बेस अपॉन KB बेस स्क्वायर। ठीक है, ये फार्मूला है, इसी फार्मूले से हम निकाल लेते हैं। सो यहाँ पर मैं 23.37 इंटू MVA बेस 160 है, KB बेस हमारा 220 KB स्क्वायर है, तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी आपको। और इसी तरह यहाँ पे हम इसका निकाल लेंगे, जब इसका निकल जाएगा तो उसी के हिसाब से 30 ओम्स का भी हम निकाल लेंगे। सो ये वैल्यू हमें कैलकुलेट करते हैं, ये हमारा ये वैल्यू हमारी 0.077 पर यूनिट के करीब आ रही है। ठीक है, और ये हमारी अप्रॉक्सीमेटली ये 30 इंटू 160 डिवाइडेड बाई 220 स्क्वायर, ये हमारी वैल्यू लगभग 0.1 पर यूनिट के करीब आ रही है। ठीक है, सो ये 0.1 पर यूनिट, ये 0.077 पर यूनिट। सो सारा कैलकुलेशन हो गया है, अब हमें बस इसका नेटवर्क बनाना है। ठीक है, सो नेटवर्क भी ईजी है बनाना, ये ट्रांसफार्मर 3 पैरेलल में आ जाएंगे, ये इम्पीडेंस ये भी 3 पैरेलल में आ जाएंगे। और ये चूँकि मैंने यहाँ पे ग्रिड का वोल्टेज ग्रिड का वोल्टेज 0.8 पर यूनिट ले रहा हूँ, यहाँ पे इस ग्रिड का वोल्टेज मैं 0.8 पर यूनिट ले रहा हूँ। यहाँ पे मैं ग्रिड का वोल्टेज इस ग्रिड का, क्योंकि ये वीक सोर्स था तो इसका मैं 0.8 पर यूनिट ले रहा हूँ। ठीक है, और इस ग्रिड का वोल्टेज मैं 1 पर यूनिट ले रहा हूँ। ओके, तो चलिए अब इसका नेटवर्क बनाते हैं और फिर कैलकुलेशन करते हैं। एक वोल्टेज सोर्स से डिनोट कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे हमारी लाइन की इम्पीडेंस आ गई थी। ये हमारा ग्रिड का वोल्टेज VG1 जो था वो 0.8 पर यूनिट था और ये हमारा 0.077 पर यूनिट आया था। ठीक है, और ये हमारा वोल्टेज सोर्स ये ग्राउंड से कनेक्टेड है। ठीक है, और यहाँ पर दूसरा सोर्स था हमारा, ये भी हमारा ग्राउंड से कनेक्टेड था और ये हमारी इसकी इम्पीडेंस आ रही थी 0.1 पर यूनिट। ठीक है, हमारा ट्रांसफार्मर जो था ये 3 ट्रांसफार्मर, और एक बात मैं इसमें आपको बताना भूल गया कि ये हमारा 3 फेज फॉल्ट का जो है ये कैलकुलेशन है। ठीक है, ये 3 फेज फॉल्ट का कैलकुलेशन है, 3 फेज और 2 फेज फॉल्ट का कैलकुलेशन मैं इसमें आपको बताऊंगा।
ठीक है। सिंगल फेज टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए अलग उसमें जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस नेटवर्क बनाना पड़ेगा। पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो सीक्वेंस इम्पीडेंस तीनों अलग अलग नेटवर्क बनाकर उसमें हमें एनालिसिस करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं कैलकुलेशन सिंपल रखने के लिए पहले 3 फेज और 2 फेज फॉल्ट का एग्जांपल लिया हूँ, ठीक है। क्योंकि जनरली बस ज़्यादातर केस में 2 फेज फॉल्ट ही रहता है, ऐसा ज़्यादा परसेंटेज 2 फेज फॉल्ट का ही देखा गया है, ठीक है। सो यहाँ पे मैं बस का ही कैलकुलेशन कर रहा हूँ, सो 2 फेज फॉल्ट का एग्जांपल लिया हूँ। सिंगल फेज फॉल्ट कैसे कैलकुलेट करते हो हम किसी और वीडियो में देखेंगे। अब यहाँ पर ये हमारा 0.096 पर यूनिट था, ये भी हमारा 0.096 पर यूनिट था और ये हमारा 0.16 पर यूनिट था, ठीक है, 0.16। और यहाँ हमारा 3 ट्रांसफार्मर 33 kV बस पे 132/33 kV के ट्रांसफार्मर्स यहाँ पे। अब इसके इम्पीडेंस थे आपको 0.33 पर यूनिट, 0.33 पर यूनिट और 0.34 पर यूनिट, ठीक है। अब इसमें आप यहाँ पे ये 0.8 है और ये VG2 जो था हमारा स्ट्रॉन्ग सोर्स था, तो इसे 1 पर यूनिट लिया था। पॉइंट ए और पॉइंट बी का वोल्टेज, ठीक है, वो हमें याद रखना है। अब इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन ही बस करना रह गया है। सो यहाँ पे हम इसका पैरेलल कॉम्बिनेशन निकाल लेते हैं। सो यहाँ पे इसका अब ये मेरा नेटवर्क रेडी हो गया। ओके, ये बस 220 kV के थे, ये 132 kV का था और ये 33 kV का था। अभी कैलकुलेशन पर यूनिट में चल रहा है, लेकिन हमें जब फॉल्ट करेंट कैलकुलेट करेंगे तो उसका बस का हमें पोजीशन पता रहना ज़रूरी है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं इसे कन्वर्ट कर लेता हूँ। ये हमारा सिंपल एक सोर्स वोल्टेज बन जाएगा, एक यहाँ पे ये इम्पीडेंस, इन दोनों का पैरेलल कॉम्बिनेशन। उसके बाद यहाँ पे ये एक और इम्पीडेंस, ये इस ट्रांसफार्मर का, ठीक है, और यहाँ पे एक और इम्पीडेंस, ये 33 kV का, ठीक है। ये 220 kV, ये 132 kV, ये 33 kV। अब ये सारी चीज़ें आपको एक लाइन में आ गई हैं, ठीक है। अब ये वोल्टेज हम कैसे निकालेंगे ये हमें पता है। ये वोल्टेज जो है इसको मैं E बोल देता हूँ। सो E जो है वो हमारा हो जाएगा 0.8 डिवाइडेड बाई 0.077 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 0.1 डिवाइड बाई 0.077 प्लस 1 डिवाइड बाई 0.1। सो ये आप कैलकुलेट कीजिए, ये लगभग 0.88 पर यूनिट के करीब आएगा। सो ये 1 पर यूनिट वोल्टेज नहीं है फ्रेंड्स, ये 0.88 पर यूनिट है, क्योंकि हमारा सिस्टम एक वीड सोर्स से भी कनेक्टेड था, ठीक है। और ये वैल्यू, ये इन दोनों को कैलकुलेट करने के बाद पैरेलल कॉम्बिनेशन ये आ रहा है 0.035 पर यूनिट, ठीक है। ये हमारा आ रहा है, ये हमारे 0.0435 पर यूनिट। यहाँ ये हमारा एंगल भी था 79 डिग्री। ओके, सो यहाँ हमारा एंगल था 79 डिग्री, ठीक है। और ये हमारा 0.96 पर यूनिट, ये इसकी एंगल 90 डिग्री के करीब, हमने 89 डिग्री की, तो मैं इसको 90 डिग्री मान सकता हूँ, ठीक है। सो ये हमारा ये एंगल था 79 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका हमारा वैल्यू आ रहा है 0.96, 0.096 और 0.16। ये जब पैरेलल कॉम्बिनेशन आप निकालेंगे तो ये 0.0 करीब आएगा और इसकी एंगल 90 डिग्री के करीब होगी। और ये इसका इम्पीडेंस 0.33, 0.33 और 0.34, तो इसका ऑलमोस्ट लगभग 0.11 के ही लगभग ऑलमोस्ट के करीब आएगा। सो पर यूनिट एंगल 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 220 kV के बस पे अगर वोल्टेज फॉल्ट निकालना, यहाँ पे अगर हमारा फॉल्ट होता है क्रिएट, ठीक है। सो ये सारे यहाँ से फीड कर देंगे इस फॉल्ट को, ये जनरेटिंग सोर्स यहाँ पे हमें इस फॉल्ट पे फीड करेंगे, ठीक है। तो उस केस में हमारा सिर्फ 0.0435 पर यूनिट यहाँ पे क्या आएगा 220 kV। सो अब ये हमारा 220 kV बस, 132 kV बस और 33 kV बस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर यहाँ पे फॉल्ट क्रिएट हुआ 220 kV के बस पे, सो ये हमारा पर यूनिट इम्पीडेंस काम आएगा। अगर हमारा फॉल्ट यहाँ पर F1, अगर ये फॉल्ट यहाँ पे क्रिएट होता है F2, तो हमारा यहाँ पे ये 0.435 एट एन एंगल 79 डिग्री, और इन दोनों को ऐड करके आपको ये फॉल्ट करंट निकालना होगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर फॉल्ट आता है F3, तो आपको इन तीनों को ऐड करना होगा, ठीक है, क्योंकि ये जनरेटिंग सोर्स यहाँ पे ये दोनों हैं, ठीक है। सो यहाँ पर मैं यहाँ पे 220 kV का निकालता हूँ। ये 220 kV का बस था, 220 kV का बस मैग्नीट्यूड में आपको निकालते हैं यहाँ पर 220 kV। सो ये 0.88 डिवाइड बाई
0.0435 और एंगल 79 डिग्री है, तो यहाँ से मैग्नीट्यूड लेना है। सो यहाँ पर ये मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। ये वैल्यू आ गई हमारी 20.22 पर यूनिट मैग्नीट्यूड में। और फॉल्ट 220 kV के बस पे हमारा आ रहा था 20.22 पर यूनिट। इसी तरह अगर फॉल्ट क्रिएट होता है हमारा, ये 220 kV का बस यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ये 132 और 33 kV, ठीक। अगर 132 kV पे फॉल्ट आता है, सो 0.88 पर यूनिट डिवाइडेड बाई ये हमारा 0.0435 एंगल 79 डिग्री प्लस 0.0371 एंड एंगल 90 डिग्री, ठीक है। सो ये हमारा एंगल 90 डिग्री आया। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन है, इसे आप कैलकुलेट कीजिए तो ये लगभग अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू हमारी लगभग आती है 91 पर यूनिट के करीब, ठीक है। और अगर फॉल्ट हमारा 33 kV के बस पे आया है 0.88, सो ये सारे वैल्यूज़ ऐड हो जाएंगे। सो ये 0.037 और 0.11, तो ये तो डायरेक्ट ऐड हो जाएगा और इसको हमें cos 79 डिग्री प्लस j sin 79 डिग्री और मैग्नीट्यूड के साथ उसके साथ हमें कन्वर्ट करके लिखना होगा और उसके बाद ऐड करना होगा। सो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ये 0.1 है, सो ये 1471 एंगल 90 डिग्री प्लस 0.0435 एंगल 79 डिग्री, ठीक है। सो ये लगभग हमारा आता है 4.61 पर यूनिट, ठीक है। सो ये सारे वैल्यूज़ पर यूनिट में आए हैं। सो एक्चुअल में ये कितने होंगे फॉल्ट करंट, वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि जो हमारा बेस करंट होगा 220 kV के बस पे यहाँ पर है। सो यहाँ पे मैं 132 kV के बस का बेस करंट निकाल कर कैलकुलेट करता हूँ। सो ये 160 MVA है और 132 kV √3, सो ये लगभग हमारा 700 एम्पियर्स के करीब आएगा। सो 132 kV के बस पे बेस करंट हमारा 700 एम्पियर है, ठीक है। और पर यूनिट वैल्यू जो है हमारी ये 10.91 पर यूनिट है। सो इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए 700 को 10.91 पर यूनिट से। सो फॉल्ट करंट एट 132 kV बस जो है वो हमारा आ जाएगा 700 मल्टीप्लाइड बाई 10.91 पर यूनिट। सो ये लगभग ये करंट हमारा लगभग अप्रॉक्सीमेटली 7.637 किलो एम्पियर के करीब आएगा, ठीक है। सो ये हमारा 3 फेज फॉल्ट करंट है, ये हमारा 3 फेज फॉल्ट करंट है एट 132 kV के बस 7.637 किलो एम्पियर। और अगर हमें 2 फेज में कन्वर्ट करना है तो ये सिंपल हमारा 0.86 या √3/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि और अगर हमें 2 फेज में चाहिए तो ये हमारा सिंपली 0.866 मीन्स 86.6% ऑफ 3 फेज फॉल्ट करंट 2 फेज फॉल्ट करंट में फ्लो करता है, ठीक है। सो 7.637, सो ये आपका अप्रॉक्सीमेटली ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 61 किलो एम्पियर करंट फ्लो करेगा 2 फेज फॉल्ट में 6.61 किलो एम्पियर, ठीक है। और अगर प्राइमरी साइड देखें कि यहाँ से कितना फॉल्ट करंट फ्लो हो रहा है 220 kV के बस पर, सो ये 132 kV का बस था। सो यहाँ पर फॉल्ट F2 पे हमने निकाला था 6.61 किलो एम्पियर करंट 6.61 किलो एम्पियर करंट हमने F2 पे निकाला था प्रीवियस स्लाइड में। सो अब यहाँ पर ये अब देख लीजिए ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में कैसे। सो ये 132 kV बस पे हमारा 6.61 किलो एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है। अगर कोई फॉल्ट 132 kV के बस पे आती है, जैसे CT का फटना या PT फटना, सो ये बस फॉल्ट को क्रिएट करता है, ठीक है। अब हमारे ट्रांसफार्मर में हम इस करंट को डिवाइड कर देते हैं। सो इसको अब अगर आप इसके पर यूनिट वैल्यू से पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इससे आप डिवाइड करेंगे तो इसमें आएगा, क्योंकि ये हमारा 100 MVA का ट्रांसफार्मर था, ये हमारा 100 MVA का था, यह 160 MVA का था
और ये 160 एम्पियर का था। सो जाहिर सा बात है 160 एम्पियर ट्रांसफार्मर ज़्यादा फॉल्ट को कैरी करेगा, और यहाँ पे ये इनका पर यूनिट वैल्यू भी कम है, सो ये ज़्यादा कैरी करेगा। ये 1.5 किलो एम्पियर कैरी करेगा। ये एलवी साइड का करंट है, क्योंकि 132 केवी का साइड का मैं निकाला हूँ। जो ट्रांसफार्मर की सीटी एलवी साइड में 132 केवी के साइड में होगी वो 1.5 किलो एम्पियर करंट को रीड करेगी, और जो हमारा एचवी साइड में होगा वो इसके ट्रांसफार्मर के जो रेशियो के हिसाब से है वो बढ़ जाएगा 2, सो 132/220, सो 1.5 इंटू 0.6 एम्पियर करंट, 1.5 इंटू 0.6 किलो एम्पियर करंट इस साइड फ्लो करेगा। ठीक है, सो यहाँ पे 1.5 किलो एम्पियर फ्लो कर रहा है एलवी साइड, और यहाँ पे मैंने कैलकुलेट कर लिया है इसको, तो ये 2.55 किलो एम्पियर फ्लो करेगा इसमें इधर, और इसमें भी यहाँ पे 2.55 किलो एम्पियर करंट फ्लो करेगा। ठीक है, सो अगर बस पे फॉल्ट क्रिएट हो रही है और ये 2.55 किलो एम्पियर हमारा, अगर ये बस ये जो सीटी, सो यह हमारा यहाँ पे 2.55 किलो एम्पियर करंट ट्रांसफार्मर्स 160 MVA दोनों में आ रहा है, और इसमें 1.5 किलो एम्पियर आ रहा है। सो हमारे IDMT रिले को इतना करंट मिलेगा, और इसके हिसाब से TMS और जो हमारी रिले की TMS होगी उसके रिगार्डिंग जो टाइम आएगा इस करंट के रिगार्डिंग, उसके हिसाब से हमारा रिले ऑपरेट होगा। सो रिले को इस करंट के लिए जो टाइम लगेगा वो टाइम इस टाइम जो अदर एंड्स की रिले है उसके टाइम से जो है कम होना चाहिए, तभी ये फॉल्ट हमारा क्लियर हो पाएगा प्रॉपर। सो इसी सब चीज़ों के लिए, कोऑर्डिनेशन के लिए हमें ये फॉल्ट करंट कैलकुलेट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो होपफुली इस कैलकुलेशन से आपको अपने सबस्टेशन के फॉल्ट करंट को कैलकुलेट करने में मदद मिले। थैंक यू।